Good morning, students. Today, in lecture 3 of chapter 9, Financial Management, I will discuss with you the two questions, factors affecting financing decision and factors affecting dividend decisions. In previous lecture, I discussed with you the factors affecting investment decision. Now today, I am going to discuss with you the factors affecting financing decision and dividend decision. Now first question is factors affecting फाइनेंसिंग डिसीजन। ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें ये डिसाइड करना है कि हमें फाइनेंस कैसे अरेंज करना है, किस सोर्स से करना है, ऑनर्स फंड से करना है या बोरोड फंड से करना है। यानी इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस मतलब डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से सोर्स से फाइनेंस लेना चाहिए, ऑनर्स फंड से लेना चाहिए या बोरोड फंड से लेना चाहिए। द पॉइंट वन इज कोस्ट। अब कोस्ट क्या है? The cost of raising funds through different sources is different. यानी अगर आप इक्विटी से पैसा रेज करोगे तो उसका कोस्ट खर्चा अलग है। अगर आप डिविडेंड से डिबेंचर से पैसा रेज करोगे तो उसकी कोस्ट अलग है। यानी हर एक सिचुएशन में कोस्ट अलग अलग पड़ती है। यानी डिफरेंट जो सोर्सेज की कोस्ट डिफरेंट है। द फाइनेंशियल मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कोस्ट। फाइनेंशियल मैनेजर क्या कोशिश करेगा कि उस सोर्स से पैसा लिया जाए जिसकी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम हो। फॉर एग्जाम्पल द डेट इज कंसिडर्ड एज चीपर सोर्स। कहते वैसे तो जितने भी सोर्स है सबसे सस्ता डेट पड़ता है। बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टिबल। क्योंकि जब भी कोई कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है डेट के ऊपर तो इंटरेस्ट एक एक्सपेंस माना जाता है और एक्सपेंस के ऊपर कभी भी टैक्स पे नहीं किया जाता। तो इस तरह से कंपनी को इसके ऊपर टैक्स की सेविंग होती है। तो ये को जो ये सोर्स है सस्ता पड़ता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिस्क। नाउ अब किस सोर्स से पैसा लेना है? रिस्क फैक्टर शुड आल्सो बी कंसिडर्ड इन माइंड। द एसोसिएटेड रिस्क इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। रिस्क भी हर एक सोर्स का अलग अलग है। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। कि बोरोड फंड के ऊपर रिस्क ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो इसके ऊपर तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। और ऑनर्स फंड जो लेस रिस्की है। क्यों? क्योंकि इस पे जो डिविडेंड पे किया जाता है इट इज टू बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट होगा तो जो डिविडेंड पे कर दिया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। यानी अगर रिस्क फैक्टर को कंसीडर किया जाए, यानी कंपनी रिस्क से बचना चाहती है तो उस केस में कंपनी को कौन से सोर्स से पैसा लेना चाहिए? ऑनर्स फंड से। बोरोड फंड ज्यादा रिस्की है। नाउ थर्ड पॉइंट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। व्हाट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इन इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। यानी जो भी सोर्स जो इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस है, उनको जो रेज किया जाता है, उनको रेज करने का जो खर्चा आता है दैट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, इक्विटी शेयर से पैसा ले रही है तो उस केस में ब्रोकर को कमीशन देनी पड़ती है, अंडर राइटिंग फीस है, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस जो छपवाया जाता है उसका एक्सपेंसेस होता है और एडवर्टीजमेंट के भी खर्चे होते हैं। तो फर्म प्रेफर क्या करती है? सिक्योरिटीज विद मिनिमम कॉस्ट। यानी नॉर्मली सबसे कम खर्चा होता है डेट का, यानी डेट सस्ता पड़ जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑनर्स फंड पे फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा आती है। Now fourth point is cash flow position of the business. अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, यानी कैश फ्लो पोजीशन मतलब कंपनी के पास एनफ कैश है, कैश अवेलेबल है, तो इफ कैश पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज स्ट्रॉन्ग, अच्छा कैश है कंपनी के पास, देन डेट फाइनेंस इज मोर कंफर्टेबल। यानी तो उस केस में डेट फाइनेंस ज्यादा कंफर्टेबल है देन द इक्विटी शेयर्स। क्योंकि डेट के ऊपर डेट ना नॉर्मली सस्ता पड़ता है, चीपर पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अगर कंपनी के पास एनफ कैश है तो कंपनी इंटरेस्ट उस पर आसानी से पे कर पा रही है, तो उस केस में कंपनी को डेट से फाइनेंस करना चाहिए, अदरवाइज इक्विटी से करना चाहिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? जो कंपनी जो फंड रेज करती है, जैसे उसका जो ऑपरेशन का जो खर्चा फिक्स्ड है, जो कंपनी प्रोडक्शन कर रही है चाहे नहीं कर रही, जैसे परमानेंट स्टाफ की सैलरी होगी, बिल्डिंग का रेंट हो गया, जो एक्सपेंसेस जो मशीनरी की हो गए वो फिक्स्ड है, वो तो होने ही होने चाहे कंपनी प्रोडक्शन कर रही है या नहीं कर रही।
इफ अ बिजनेस हैज हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कंपनी की पहले से ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, पहले से उसके खर्चे ज्यादा है, तो उस केस में लोअर डेट इज फाइनेंसिंग, तो कंपनी को डेट से पैसा कम लेना चाहिए। ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, अगर कोई खर्चा नहीं है, ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, तो इन दैट केस मोर डेट में बी फाइनेंस्ड, उस केस में कंपनी ज्यादा डेट से पैसा ले सकती है। नाउ 6 पॉइंट इज कंट्रोल कंसिडरेशन। अब कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी अपना ही कंट्रोल चाहती है, उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, डाइल्यूशन नहीं होनी चाहिए कंट्रोल की, कंट्रोल इक्विटी शेयर होल्डर का ही होना चाहिए, उस केस में कंपनी को डेट सोर्स से पैसा लेना चाहिए। अगर कंपनी और इक्विटी इशू करेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं, कंपनी के ओनर होंगे, तो इस तरह से कंट्रोल जो और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। यानी इशू ऑफ इक्विटी शेयर मींस डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, यानी इस तरह से कंपनी का बिजनेस का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है। इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहते हैं कि कंट्रोल उनके हाथ में होना चाहिए, तो इक्विटी से पैसा नहीं लेंगे, देन दे प्रेफर बोरोड फंड सिक्योरिटीज टू रेज द फंड्स, तो इस केस में वो बोरोड फंड से पैसा लेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ दे डू नॉट माइंड टू लूज द कंट्रोल, अगर चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्रोल कितने भी हाथों में जाए, then they may go for the owners fund, तो उस केस में ऑनर फंड से पैसा ले सकते हैं। नाउ 7th पॉइंट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट की स्टेट क्या है, कैपिटल मार्केट की 2 स्टेजेस होती है, एक बूम पीरियड और एक डिप्रेशन पीरियड। डिप्रेशन की जगह हम रिसेशन वर्ड को यूज करते हैं, डिप्रेशन वर्ड को हम यूज नहीं करते। तो ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज वेरी इजी टू सेल इक्विटी शेयर्स, यानी जब तेजी काल है, यानी कंपनी में प्रॉफिट, यानी मार्केट बहुत ब्लूम कर रही है, मतलब मार्केट में प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो हर कोई क्या करेगा, इक्विटी में पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, सारे लोग कहेंगे कि हम इक्विटी में पैसा लगाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। इन दैट केस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेडी टू टेक रिस्क, तो रिस्क लेने को तैयार रहते हैं। तो ये बूम पीरियड में तो इक्विटी से पैसा कंपनी को रेस करना चाहिए, बट जब रिसेशन पीरियड है, नो बॉडी इज गोइंग टू टेक रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वो चाहते हैं कि मुझे कम प्रॉफिट हो जाए। पता है कि डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में रिसेशन में क्या होता है, प्रॉफिट तो होते नहीं, बहुत कम प्रॉफिट होते हैं। तो जब ऑलरेडी पब्लिक को पता है, इन्वेस्टर्स को पता है कि प्रॉफिट नहीं होने पा रहे, तो इक्विटी में पैसा लगाने को तैयार नहीं होंगे। इन दैट केस कंपनी शुड इश्यू या बोरो फंड फ्रॉम द डेट, तो उसको डेट से पैसा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन, यानी अब थर्ड डिसीजन था डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या है, इसमें ये देखा जाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी प्रॉफिट का जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड, एंड द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड इन द फर्म इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग, उसे रिजर्व्स भी कहा जाता है, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहा जाता है। अब डिविडेंड डिसीजन में कंपनी क्या देखती है, प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना है, शेयर होल्डर को कितना रिटेन करना है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है। द वन इज अर्निंग, डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग, डिविडेंड तो अर्निंग में से पे किए जाते हैं। अगर कंपनी की इफ देयर आर मोर अर्निंग्स, अर्निंग बहुत ज्यादा है, देन मोर डिविडेंड शुड बी गिवन टू द शेयर होल्डर। इफ लेस अर्निंग, देन लेस डिविडेंड इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। दिस इज द पॉइंट 1, अर्निंग। नाउ सेकंड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल हो रही है, रेगुलर हो रही है, तो इन दैट केस भी इफ अ कंपनी हैविंग अ स्टेबल अर्निंग देन इट डिक्लेयर्स हाई डिविडेंड, उस केस में भी कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी। एंड कंपनी विद अनस्टेबल अर्निंग, जिस कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं, कभी ज्यादा हो जाते हैं प्रॉफिट्स, कभी कम हो जाते हैं, तो वो कंपनी फ्यूचर को ध्यान में रखकर अपना पैसा रिटेन करेगी और डिविडेंड जो है कम डिक्लेयर करेगी, उस केस में लो डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। नाउ थर्ड पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। कुछ कंपनीज क्या करती है, डिविडेंड से स्टेबल देती हैं, यानी जैसे मान लो जब प्रॉफिट्स कंपनी के ज्यादा हो रहे हैं तब तो डिविडेंड दे ही रही है ज्यादा, जब कंपनी में प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो उस केस में भी कंपनी चाहती है कि उसकी रेपुटेशन बनी रहे और शेयर होल्डर भी खुश रहे, तो क्या करती है, डिविडेंड को स्टेबल कर देती है एवरी ईयर, चाहे प्रॉफिट कम हो चाहे कम ज्यादा हो, तो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करके उनको शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इन कंपनीज जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर, ये पॉलिसी ज्यादा फॉलो करती है
द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई इन्वेस्टर्स, ये इन्वेस्टर्स को ज्यादा सेटिस्फाई करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसीज। वन इज कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। इसमें क्या कि शेयर के हिसाब से, यानी कंपनी में एक शेयर है तो 10% डिविडेंड हो गया, 2 शेयर्स है तो 20% हो गया, यानी डिविडेंड के हिसाब, शेयर्स के हिसाब से कंपनी, यानी 10% हो गया, 1 शेयर पे भी 10%, 2 पे भी 10%, यानी प्रॉफिट उसका फिर डबल हो जाएगा। यानी इसमें जितना कम पर्सन ने इन्वेस्ट कर रखा है, यानी इन्वेस्टमेंट पे जो है, मान लो एक पर्सन ने 1 लाख रुपीज लगाया हुआ है तो उसकी अर्निंग होगी 10%, इट विल बी 10,000। किसी ने 2 लाख लगाया हुआ है तो उसकी अर्निंग हो जाएगी 20,000। एंड सेकेंड पॉइंट इज कांस्टेंट पे आउट रेशियो। इसमें क्या है, इसमें डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के बेस पे नहीं है, प्रॉफिट के बेस पे है। यानी जितना कंपनी का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट का 20%, प्रॉफिट का 10% कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एंड थर्ड पॉइंट इज कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर एंड एक्स्ट्रा डिविडेंड, ये दोनों का मिक्सिंग है 1 और 2 का। यानी रेगुलर कांस्टेंट तो डिविडेंड है ही है, फिक्स तो है ही है, साथ में जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कुछ एक्स्ट्रा डिविडेंड भी कंपनी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो नाउ फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ये जिस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यानी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, ये ग्रो करने के चांसेस ज्यादा है, वो कंपनी डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी। क्यों? क्योंकि उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो प्रॉफिट का काफी हिस्सा वो फर्म में री इन्वेस्ट कर देगी और डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी। कंपनी इज हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, जिस कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, रिटेन मोर मनी टू फाइनेंस द बिजनेस, यानी क्या करेगी वो बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए ज्यादा पैसा रिटेन कर लेगी एंड और डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी। एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ ग्रोथ कंपनी। ग्रोथ कंपनीज कौन सी कंपनीज होती है? जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, अब उसके ग्रो करने के और चांसेस नहीं है, तो वो कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेंगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन, यानी कंपनीज डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली व्हेन दे हैव सरप्लस कैश बिकॉज डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ कैश। तो डिविडेंड कहाँ से पे किया जाता है? कैश से। जब कंपनी के पास इनफ कैश है, सरप्लस कैश है, तभी कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश, अगर कंपनी के पास कैश कम है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, फिर भी कंपनी लो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। नाउ सिक्स पॉइंट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी भी हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करती है। द रेट ऑफ डिविडेंड also depends upon the taxation policy of the government. Company has to pay tax on dividend to shareholder, क्योंकि कंपनी को डिविडेंड के अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ता है, कि डिविडेंड कंपनी की अर्निंग मानी जाती है और कंपनी को अर्निंग के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। और इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी टैक्स नहीं पे करती, क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी का एक्सपेंस माना जाता है। तो यानी कंपनी जब यानी इफ टैक्स रेट इज हाई, अगर टैक्स रेट ज्यादा हो रहा है, तो देन कंपनी डिक्लेयर्स लेस रेट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि टैक्स को सेव करेगी। तो अगर डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो यानी कंपनी का जब टैक्स रेट ज्यादा है तो उस केस में कंपनी डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी, अगर टैक्स रेट कम है तो कंपनी डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेगी। नाउ 8 पॉइंट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। स्टॉक मार्केट रिएक्शंस को भी देख के कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। The declaration of dividend has impact on stock market as increase in dividend, अगर कंपनी डिविडेंड बढ़ा देती है तो इंक्रीजेस प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कोई कंपनी अगर अपनी डिविडेंड शेयर होल्डर का इंक्रीज कर देती है तो उससे सिक्योरिटी के मार्केट प्राइस भी बढ़ जाते हैं, यानी सिक्योरिटीज की प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, यानी शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज अ गुड इंडिकेटर, एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। तो डिक्रीज इन डिविडेंड हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ द शेयर। अगर कंपनी डिविडेंड कम देती है तो उस कंपनी के शेयर के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। तो यानी कंपनी इस बात को भी ध्यान में रखकर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। नाउ 9th पॉइंट इज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, यानी कंपनी की कैपिटल मार्केट तक कितनी पहुंच है। ये लार्ज एंड रेप्यूटेड कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, हैव इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट तक उनकी पहुंच है, यानी वो कैपिटल मार्केट से आसानी से पैसा रेज कर सकती है, यानी शेयर से आसानी से पैसा रेज कर सकती है। एंड देयरफॉर मे डिपेंड लेस ऑन रिटेन्ड अर्निंग, तो जब उसको आसानी से कैपिटल मार्केट से पैसा मिल रहा है तो उस केस में उसे जो है रिटेन्ड अर्निंग पे कम डिपेंड होना पड़ता है, तो उस केस में वो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है एंड डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड। एंड स्मॉल कंपनीज हैव लेस एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जिनकी कैपिटल मार्केट में पहुंच नहीं है, तो देन दस डिक्लेयर्स लो डिविडेंड,
ऐसी कंपनीज डिविडेंड कम डिक्लेयर करती है। नाउ 10th पॉइंट इज लीगल कॉन्स्टेंट्स। कुछ लीगल कॉन्स्टेंट्स भी है जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि डिविडेंड कंपनी ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकती। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स भी हैं, जैसे कंपनी शुड बियर इन माइंड द टर्म्स ऑफ लोन। जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि कंपनी उससे ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो ये कुछ 2 फैक्टर्स है, ये भी कंपनी माइंड में रखती है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट्स एंड लीगल कॉन्स्टेंट्स। Now these are the 11 points of factors affecting dividend decision. Thank you and have a good day.